दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे आईपीसी 1860 जो कि हम लोग एआईबी 20 एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर 4 जब आप देखोगे आईपीसी 1860 का जो बैरेक्ट है उसमें चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन। इसके जितने भी सेक्शन हैं उन सारे को कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 90 तक कवर कर चुके थे। आज हम जो है 91 से लेकर के आगे कवर करेंगे। सेक्शन 91 में देखिए क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट क्या है, इसको लॉन्ग में हम वहां पे हालांकि शॉर्ट में लिखे हैं कीवर्ड, आप इसको अपने बैरेक्ट में देख सकते हैं। सेक्शन 91 में एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काउच, यानी ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 87, 88 और 89 आपको पता है, 87 गुड फैथ, 88 गुड फैथ, 89 ये सब गुड फैथ की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि धारा 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया। किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस स्त्री के कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है, इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। देखिए, नाम का कोई व्यक्ति है और वो कोई काम ऐसा कर रहा है, जैसे बी है उसके साथ में, तो वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे वो ये नहीं चाह रहा है कि बी को जो है नुकसान पहुंचे, हर्ट हो या उसका डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ये चाह नहीं रहा है। वो इसके भलाई के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो इसके भलाई के लिए कर रहा है, इसको बचाने के लिए कर रहा है। अगर उसको बचाने के लिए ही कर रहा है फिर तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा 91 के। लेकिन अगर उसको बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक्सेप्शन का जो एक्सेप्शन वाला जो प्रोविजन है उसका एक सहारा लेकर के इसको बचाने के बजाय इसको मार रहा है, तो फिर वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। मान लीजिए ए जो है डॉक्टर है और बी पेशेंट है, महिला है। अब ये प्रेग्नेंट महिला है, ए जो है इसको बचाने के लिए, बच्चा और महिला दोनों को बचाने के लिए इसका ट्रीटमेंट कर रहा है। अब उसी दौरान अगर ए जो है कोई लापरवाही बरत दिया डॉक्टर और बी का जो है मौत हो गया और बच्चा जो है उसका भी मौत हो गया, तो इस कंडीशन में ए जो है इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ए को पनिशमेंट मिलेगा, ए ऑफेंस किया है। ठीक है, 91 में इस बात का जिक्र कर रहा है। ठीक है, आगे जो है 92 उसमें बोल रहा है एक्ट इन गुड फेथ। अगर कोई भी काम है, कोई भी एक्ट है, अगर वो गुड फेथ में किया गया है, अच्छाई के लिए किया गया है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, और एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब ये नहीं है कि उसका कंसेंट लेना ही पड़ेगा। अगर कोई काम हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति के भलाई के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फादर है, ठीक है, पेरेंट्स है, फादर बोलो या मदर बोलो, कुछ भी बोलो, पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को जो है कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अच्छा हो इस वजह से उसको बोल रहा है, या उसके ऊपर जो है मान लीजिए हमला किया, मारपीट किया, डांटा, कुछ भी किया, थप्पड़ लगाया, तो वो तो उसके गुड फेथ में ना कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में अच्छा करे उसका बच्चा। तो अगर पेरेंट्स, फादर या मदर कुछ भी, अगर अपने बच्चे को, बच्चे के गुड फेथ के लिए कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कंसेंट लेना जरूरी है। बच्चा का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। बच्चा बोलेगा कि हाँ हमको मारिए, बच्चा बोलेगा कि हाँ हमको थप्पड़ लगाइए, मेरा फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है अनुशासन में रखिए, ये तो बोलेगा नहीं बच्चा। तो बच्चा का कंसेंट लेना जरूरी नहीं हो जाता है। या इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, इसके अलावा कोई भी पर्सन का अगर आप भलाई कर रहे हो तो उसका कंसेंट जो है जरूरी नहीं होता है। ये बात कर रहा है 92 में। ठीक है, तो एक्ट इन गुड फेथ, राइट। अगला जो सेक्शन है 93 में बोल रहा है कम्युनिकेशन, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। अब एग्जांपल से आप समझिए, एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह सूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। कौन ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है। 93 में बोल रहा है कम्युनिकेशन, अगर कोई किसी को सूचना दे रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, राइट, अपने पेशेंट को वो क्या सूचना दिया कि भाई आपका जो है कैंसर है, आप कैंसर है आपको, या कोई अदर ब्रेन ट्यूमर है, कोई ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगे। तो जबकि डॉक्टर को पता है कि अगर हम ये बात पेशेंट को बता देते हैं तो पेशेंट का जो है मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन डॉक्टर का तो फर्ज है बताना, अगर डॉक्टर नहीं बताएगा तो वो अपना ड्यूटी पूरा नहीं कराना ना। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे गुड फेथ यानी अपना काम, ड्यूटी निभाने के लिए वो ऐसा काम किया, पेशेंट को बताया कि आपको फलना बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है या कोई भी बीमारी है। और भले ही उस कम्युनिकेशन से पेशेंट का मौत हो गया तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर इस जो है सेक्शन 93 में आकर के बच जाएगा एक्सेप्शनल रूल में। ठीक है, अगला जो सेक्शन है 94, उसमें बोला कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब किसी को डरा के, धमका के, थ्रेट दे के जो है उसको मजबूर कर रहा है कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, 94 में बोल रहा है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियां द्वारा विवश किया गया है,
जैसे कल हम आपको बताए थे कि कोई गन पॉइंट पे रखा हुआ है कि अगर तुम इसको शूट नहीं करोगे तो हम तुमको शूट कर देंगे, इस तरह का मैटर है। तो वो 94 में आ जाता है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया हो जिनसे वह बात को करते समय उस युक्त रूप से यह आशंका कारित की हो कि वह अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से यह तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि को युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। स्पष्टीकरण फर्स्ट में बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही यह अपवाद फायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था, विधिहीन अपराध है। यानी इसमें कह रहा है कि अब मान लीजिए जो है कोई थ्रेटनिंग दे रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि तुम जो है ये काम करो, मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ, या संगठन है उसमें तुम शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा परिवार को खत्म कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, इस तरह का बात है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो, यानी धमकी से या डर से जो है उसमें ज्वाइन कर लेते हो तो भी आप बच सकते हो। लेकिन वो जो आप करोगे डरा के या धमकी भरा हुआ डर से जो भी कुछ करोगे, वो जो ऑफेंस होगा वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। स्टेट के अगेंस्ट अगर होगा तो फिर वो जो है एक्सेप्शन में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं होना चाहिए, राइट। अगला जो सेक्शन है 95 स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाविता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। यानी बोल रहा है कोई भी काम ऐसा काम है जो बहुत ही तुच्छ है, ऐसा काम करने वाला जो है कार्य वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 95 तक कवर किए ना। अब 96 से लेकर के 106 तक जो सेक्शन है ये कौन सा है? ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस में जो भी काम किया गया वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई भी काम है अगर वो प्राइवेट डिफेंस के लिए किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी एक्सेप्शन है, आपको मैं इसका एक्सेप्शन भी आगे बताऊंगा। अब कोई व्यक्ति जो है वो खुद को डिफेंस करने के लिए किसी को मर्डर कर दिया, ठीक है, वो बच जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन वो सामने वाला का जो है अगर वो निर्दोष है, जिसका वो मर्डर किया, खुद को बचाने के लिए भी अगर उसका मर्डर किया है, और वो अगर निर्दोष व्यक्ति है, वो दोषी नहीं है, ठीक है, वो एक मतलब सिंपल आदमी है, दोषी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है ये इस एक्सेप्शन में नहीं बचेगा। ठीक है, फिर अगला जो 97 है, देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी शरीर और संपत्ति का जो है प्रतिरक्षा, यानी उसका रक्षा, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी व्यक्ति का शरीर की प्रतिरक्षा करे, और दूसरा कि ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्त, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में, यानी सिंपली समझिए सेक्शन 97 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपना शरीर, अपना सामान, अपना संपत्ति का रक्षा करने का पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बॉडी का और प्रॉपर्टी का जो है प्रतिरक्षा कर सकता है। अगर वो करने के दौरान भी अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 97। 98 में देखिए क्या कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तवृत्ति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। आप एक एग्जांपल से जो है इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह य के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता है। अब जो है कोई पागल आदमी है और आपके ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, अगर आप अपना स्वयं की रक्षा नहीं करोगे तो वो पागल जो आदमी है वो आपको मार देगा। तो उस कंडीशन में आपको भी अधिकार है कि आप उस पागल जो व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है, मारने वाला है, मर्डर करने वाला है, आप उसको जो है मर्डर कर दो। ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ रहेगा तभी आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, ये 98 बोल रहा है। ठीक है, धारा 98 ये बात कर रहा है। उसके बाद धारा 99 क्या कह रहा है, राइट मे बी एक्सरसाइज, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यानी बोल रहा है ऐसा काम जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है वो बात कर रहा है। यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत भी हो। 100 जो सेक्शन है इसमें बोल रहा है कॉजिंग डेथ, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे हैं। 100 सेक्शन क्या बोल रहा है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रखते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य उपहानि कारित करने तक, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है यथास्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। अर्थात पहला, ऐसा हमला जिसे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिसे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहित होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, यानी ये सब काम है जो भी इलीगल एक्टिविटी है, जो गैर कानूनी है और जो कहीं ना कहीं प्रकृति के अकॉर्डिंग से भी वो सही नहीं है। काम हो रहा है, ऐसा काम होने वाला है जो कहीं ना कहीं अननेचुरल है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत हमला कर रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो अपना सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसका मर्डर कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जो अननेचुरल है यानी जो सही नहीं है, इलीगल है, जैसे कोई मर्डर कर रहा है या कि किसी का रेप हो रहा है, ठीक है, गैंग रेप हो रहा है, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम है, एटीसी यहाँ पे दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हीनियस ऑफेंस है, अगर वो श्रेणी में आता है, उस कैटेगरी में आता है, वो ऐसा आपके ऊपर होने वाला है, तो ही आपको जो है अधिकार है सेल्फ डिफेंस का यानी प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, तो ये बोल रहा है 100 सेक्शन में। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। सेक्शन 91 में जो है कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं। सेक्शन 91 है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट, सेक्शन 92 में है एक्ट इन गुड फेथ, फिर 93 में है कम्युनिकेशन, 94 में है कंप्लेंट बाय थ्रेट्स, 95 में है स्लाइट हार्म, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक। 96 में है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ऐसा कोई काम जो प्राइवेट डिफेंस के लिए किया गया है, ठीक है, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। उसके बाद 97 में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, फिर है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनसॉन माइंड, फिर राइट मे बी एक्सरसाइज कॉजिंग डेथ 100 सेक्शन। तो इस तरह से जो है आप कीवर्ड से इसको सेट कर रख सकते हैं माइंड में। आगे की क्लास में जो है हम कवर करेंगे 101 से लेकर के 106 तक जनरल एक्सेप्शन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमोसाइड जो टॉपिक है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। यानी समझिए कल जो है आपका आईपीसी 1860 वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहिए, यानी कि आपने खुद से भी बैरक पढ़िए और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कवर कीजिए, और जो भी लैंडमार्क केसेस है उसको भी देखिए, ताकि कहीं ना कहीं जो है आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न है और किस तरह से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।